नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के नाम से एक फर्जी ट्वीट जारी हुआ है। प्रदेश की सियासत में इस ट्वीट से खलबली मच गई है, जिसको विपक्षी पार्टियां भी ट्वीट कर रही हैं बार बार और इस ट्वीट को शेयर कर रही हैं। बता दें कि ट्वीट में विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार तय होने की बात कही गई है। वहीं अब प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस ने फर्जी ट्वीट कराया है और कांग्रेस अपनी हार देखकर बौखला गई है और केस दर्ज कराया जाएगा। तो मदन कौशिक के नाम से उनके ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट दरअसल शेयर किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि बीजेपी हारने वाली है और वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि मदन कौशिक का यह कहना है कि यह फर्जी ट्वीट है और कांग्रेस की तरफ से करवाया गया है, जबकि कांग्रेस लगातार अब इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी बार बार इस ट्वीट को शेयर कर रहे हैं और इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश अब की जा रही है। हालांकि मदन कौशिक ने यह भी कहा है कि मामले में केस दर्ज करवाया जाएगा, क्योंकि ये ट्वीट उनकी तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि एक फर्जी ट्वीट है जो कि कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। लगातार उत्तराखंड में इस बीच बीजेपी में अंतर्कलह नजर आ रही है। पहले मदन कौशिक को लेकर एक वीडियो जारी किया था लक्सर से जो प्रत्याशी हैं उन्होंने, और अब ये ट्वीट का मामला। चलिए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड बीजेपी में गहमा गहमी का माहौल बना है और इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर अकाउंट से एक फर्जी ट्वीट ने घमासान मचा दिया। लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाते हुए उनको पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। इसके साथ ही काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा और चंपावत के विधायक कैलाश गड़तोड़ी ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ जुड़े हुए हैं, संजय पुंडर हरिद्वार से, और रोहित मेरे साथ जो है देहरादून से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। रोहित, जिस तरह से हम देख रहे हैं उत्तराखंड की राजनीति एक अलग मोड़ ले रही है। बीजेपी जो कि काफी डिसिप्लिन्ड मानी जाती है, बहुत अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, बहुत अनुशासित है, वहां ऐसा देखा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ एक वीडियो जारी करता है कोई प्रत्याशी, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है, वो काफी अचंभित कर देने वाला ट्वीट है। आखिर हो क्या रहा है उत्तराखंड बीजेपी में? जी रोहित। मदन कौशिक के प्रकरण की अगर हम बात करें तो मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर जो है लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने एलिगेशन लगाया और साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने उनको विधानसभा चुनाव हराने का प्रयास। संजय गुप्ता की अगर हम बात करें तो मतदान से एक दिन पहले भी वो वोटर की पर पहुंचे थे और काफी रो भी रहे थे और ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए आप वोट सिर्फ मुझे दीजिएगा, मुझे इस विधानसभा चुनाव में जिताइए। और बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है देखिए मीडिया कि अगर इस प्रकार की कोई बात थी कि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पार्टी के प्रत्याशी को हराने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी सूचना जो है संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और संगठन के बड़े नेताओं को अब तक क्यों नहीं दी? अब जब मतदान संपन्न हो गया तो वो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने जवाब भी मांगा है। और अगर हम हरभजन सिंह चीमा और कैलाश गड़तोड़ी की बात करें तो देखिए इस विधानसभा चुनाव में बहुत सारे ऐसे नेता रहे भारतीय जनता पार्टी के जिनको इस बार टिकट नहीं मिला और वो निर्दलीय नामांकन उन्होंने कर दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब फॉर्म बनावन किया तमाम जो नेता है उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के नहीं गए। अब जो है हरभजन सिंह चीमा जो कि काशीपुर से प्रत्याशी हैं और चंपावत से कैलाश गड़तोड़ी प्रत्याशी, उनका कहना है कि अब जिन प्रत्याशियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है इस बार चुनावी मैदान में, उनको हराने का प्रयास ऐसे नेता लोग कर रहे हैं जिनको इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। तो ऐसा भीतरघात का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये दो अलग अलग प्रकरण हैं। हालांकि दोनों ही प्रकरणों पे जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है उसने बीजेपी से स्पष्टीकरण मांगा है और प्रदेश अध्यक्ष से खासतौर पर संजय गुप्ता वाले मत पर स्पष्टीकरण मांगा है।
जी संजय, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है या फिर विपक्षी पार्टियां अपनी कोशिशों में कामयाब होती नजर आ रही हैं? राहुल विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है यानी भारतीय जनता पार्टी है, उस पर कहीं ना कहीं आपसी जो कलह है वो उजागर हो रहा है। आपने देखा है कि बीते दिनों एक लखनऊ से जो भाजपा प्रत्याशी थे संजय गुप्ता, उनकी एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही थी और उस वीडियो में साफ वो सीधा निशाना उनका भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर था। आपको बता दें, लखनऊ सीट से जो दल के प्रत्याशी, अगर बसपा की बात की जाए वहां पर शहजाद थे, कांग्रेस की बात की जाए वहां पर अंतरिक्ष सैनी थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो संजय गुप्ता थे। और चुनाव वाले दिन देखा है कि लगातार जब संजय गुप्ता अपने बूथों का निरीक्षण कर रहे थे, वहां उन्होंने देखा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है जो उनके चुनाव पर लोग कम रुझान दिख रहा था, जनता से वो अपील भी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इनका वीडियो वायरल हुआ है और इन्होंने कहा है कि मेरे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उन्होंने गद्दारी की है और अन्य दलों के साथ मिलकर मुझे हरवाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं जो आपसी कलह है वो देखने को मिल रही है। हालांकि उसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी एक बयान आया है कि उसमें एक जांच होनी चाहिए और अब जांच भी हो रही है। उसके बाद देखने वाली बात होगी किस तरह आला कमान बिल्कुल अब देखना होगा कि बीजेपी, जिसको बहुत ही अनुशासित पार्टी माना जाता है, वो अब इन दोनों मसलों को लेकर क्या करती है। रोहित और संजय, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि बीजेपी नेता रमेश ठाकुर ने इस मामले पर क्या कुछ कहा और उससे पहले पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमने बात की है और ये हमारा संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड में, क्योंकि ये हमारी देवभूमि है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ पर हर घर से बेटा बेटी कोई न कोई सेना में है, दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो शांत रहनी चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। ये गंगा का प्रदेश है और आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक धरोहर है हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो हमने तय किया है कि नई सरकार आएगी, हमने संकल्प लिया है कि नई सरकार के गठन होते ही, शपथ ग्रहण होते ही हम एक प्रबुद्धजनों की, विधि विशेषज्ञों की, स्टेक होल्डरों की एक हाई पावर कमेटी इसमें गठित करेंगे और वो कमेटी एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट को हम लागू करेंगे और सभी के लिए एक समान कानून हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावों के नतीजों को लेकर हरीश रावत का बड़ा बयान आया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहता हूं और मांगलिक गीत की परंपरा नहीं होने दूंगा। एक और नई जो है इच्छा जाहिर की है, घोषणा की है हरीश रावत ने। उन्होंने कहा कि मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं को शगुन पेंशन दी जाएगी। इससे पहले कल उन्होंने कहा था कि उनकी मां का सपना था और उनकी मां को याद करके उन्होंने ये बात कही कि घसियारी पेंशन योजना शुरू की जाएगी। अब उन्होंने कहा है कि मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं के लिए शगुन पेंशन देंगे। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप 10 मार्च तक कैसे अपना दिन बिताएंगे। मैं उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए कुछ सोच आगे बढ़ाना चाहता हूं जिनका या तो मेरे जीवन में महत्व रहा है या उत्तराखंड के जीवन में भी उनका महत्व रहा है। ऐसे ही लोगों में से एक हमारे गांव में मंगल गीत गाने वाली हमारी महिलाएं भी हैं, जिनमें अधिकांश बुजुर्ग हैं। ये परंपरा कहीं टूट न जाए मांगलिक गीतों की। मैं चाहता हूं कि इसको सम्मान दिया जाए। सरकार हमारी बनने की स्थिति में हम फौरन शगुन पेंशन प्रारंभ। और लगातार मेरे सहयोगी संजय और रोहित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हरीश रावत जिस तरह से कह रहे हैं, पहले घसियारी पेंशन योजना की बात उन्होंने कही, उसके बाद में सामने आया कि वो मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं के लिए जो है शगुन पेंशन की बात कर रहे हैं। एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं। एक मैसेज आला कमान को, कांग्रेस आला कमान को, और दूसरा जनता को कि मैं ही सीएम बनने जा रहा हूं और उनकी जो प्रबल इच्छा शक्ति है वो जाहिर हो रही है।
चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन जो 10 मार्च को नतीजे हैं वो साफ हो पाएंगे। उससे पहले लेकिन जिस तरह हरीश रावत के बयान है उनसे साफ जाहिर हो रहा है वो अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा साबित करना चाहते हैं। आपने देखा है कि बीते दिनों भी एक बयान जारी किया था, उन्होंने कहा था कि मैं उत्तराखंड की महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं और मेरी मां की भी यही इच्छा थी कि जिस तरह से गजियारी पेंशन जैसी योजना है वो महिलाओं तक पहुंचाई जाए। और आज इन्होंने एक और बयान अपना जारी किया है, उसमें इन्होंने कि जो मांगलिक गीत गाने वाली महिला है उनको सगुन पेंशन दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से निश्चित आपको बता दें अभी नतीजे साफ नहीं हो पाए हैं और ऐसे में जो मुख्यमंत्री है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है उनका यह इशारा है कि वो खुद मुख्यमंत्री मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाले हैं। ऐसे में अभी जिस तरह से अन्य दल है सभी सत्ता में आने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी ये 10 मार्च को साफ हो जाएगा। लेकिन तमाम तरह के वादे हैं वो जनता से लगातार किए जा रहे हैं। जी नीतीश बिल्कुल रोहित, एक तरफ बीजेपी में अंतर्कलह नजर आ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस बहुत निश्चिंत नजर आ रही है, क्या वजह दिख रही है इसके पीछे? जिस दिन मतदान हुआ था, मतदान संपन्न हुआ था, उसके बाद देर शाम को कांग्रेस का जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़ों पर नाच किया था और जमकर आतिशबाजी हुई थी। कांग्रेस को इस बार लग रहा है कि जनता ने जो बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया है वो कांग्रेस के पक्ष में किया है और कांग्रेस की सरकार इस बार बन रही है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का लाभ इस बार कांग्रेस को मिलने जा रहा है। और इसी के तहत जो पूर्व सीएम हरीश रावत है कल उन्होंने गजियारी पेंशन योजना को लॉन्च करने की बात की कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है और तो इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। और आज उनका बयान निकल के आता है कि जो मंगल गीत गाने वाली महिलाएं जो पर्वतीय क्षेत्र में मंगल गीत गाती है सभ्यता को वो लुप्त नहीं होने देंगे। अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो सगुन पेंशन योजना को शुरू किया जाएगा। तो साफ तौर पर एक तरफ से जनता से कनेक्ट भी हो रहे हैं हरीश रावत और दूसरी तरफ ये भी मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं हाईकमान को कि सीएम बनने की इच्छा है और उनकी मंशा है प्रदेश में अभी और काम करने की। तो ये एक तीर से दो निशाने साधे जा रहे हैं। अब ये हालांकि चुनाव को लीड करने की जिम्मेदारी तो हाईकमान को पूर्ण थी, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं किया था। अब देखिए रोहित, हरदा की ये जो प्रबल इच्छा है ये किसी से छुपी नहीं है, लंबे समय से ये हम देखते आए हैं और आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आपके पास दोबारा आऊंगी मैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब जो चुनाव हुआ था उसके बारे में। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने चुनाव का अपडेट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में इस बार 65.37% वोटिंग हुई है। हरिद्वार में इस बार 74.77% मतदान हुआ है। देहरादून में 63.69% लोगों ने मतदान किया है। उधम सिंह नगर में 72.77% वोटिंग हुई है। अच्छा, अब बात अगर 2017 की कर ले तो 2017 में 65.56% लोगों ने मतदान किया था। और लगातार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, वोटिंग परसेंटेज अच्छा है, लगभग 2017 का जो वोटिंग परसेंटेज था उतना ही लगभग वोटिंग परसेंटेज है, तो क्या लगता है? देखिए, अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो तो पार्टीज के मन में जो है कुछ ना कुछ एक नर्वसनेस शुरू हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट जाने वाला है ये मैंडेट। लेकिन जब लगभग पिछला ही जितना मतदान हुआ है उतने ही प्रतिशत लोग घर से बाहर निकले हैं, तो क्या लगता है जनता क्या कहना चाह रही है? देखिए, हालांकि चुनाव आयोग के द्वारा मतदान से पहले जगह जगह नुक्कड़ नाटक किए गए, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और तमाम ऐसे मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया जो पर्वतीय क्षेत्रों में, सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं और कम पढ़े लिखे हैं, उनको अपने मत की ताकत का एहसास बताया गया कि आपके एक वोट में कितनी ताकत है, आपका एक वोट सरकारें बदल सकता है। लगातार प्रयास चुनाव आयोग भी मिली है क्योंकि हमको ध्यान में रखना होगा कि कोविड काल चल रहा है। हालांकि मतदान के लिए मौसम भी अच्छा था, पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम अच्छा था, लेकिन कोविड काल की वजह से जो है बहुत सारी ऐसी जनता है जो वृद्ध लोग हैं वो वोट डालने नहीं आए। हालांकि कोविड काल में अगर इस मत प्रतिशत का हम आकलन करते हैं तो उत्तराखंड को अच्छा खासा अचीवमेंट हासिल हुआ है। चुनाव आयोग की सफलता इसे कहा जाएगा। अब हालांकि चुनाव आयोग ने थोड़ा विलंब से जो आंकड़े जारी की, कुछ तमाम ऐसी पोलिंग पार्टियां थी जिनको 72 घंटे जो है मतदान केंद्रों में, सीमांत क्षेत्रों में और पर्वतीय जिलों में जाने में लगे थे, क्योंकि मुख्य मार्ग से बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जो
पर्वतीय रास्तों से, पगडंडियों से होते हुए 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर पोलिंग पार्टी को चलना पड़ा। और जब कनेक्टिविटी की भी दिक्कत रहती है क्षेत्रों में, तो अब चूंकि पुलिस पार्टी वापस आ चुकी है, चुनाव आयोग को उन्होंने रिपोर्ट किया है, टोटल आंकड़ा बताया है। उसके बाद चुनाव आयोग ने ये डिक्लेयर किया है कि 10.3 उत्तराखंड में मतदान हुआ है। बिल्कुल, काफी कोविड काल दिक्कत पेश आती है। अगर पहाड़ी इलाका है उत्तराखंड, एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत दुर्गम क्षेत्र भी है और वहां तक भी जाकर चुनाव करवाए जाते हैं। संजय, कोरोना के बावजूद जो है अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है और हरिद्वार में तो मैं कहूंगी कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। हरिद्वार की जनता ने यह साबित किया है कि सबसे ज्यादा जागरूक हरिद्वार की ही जनता है। लेकिन नीतीशा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के सभी जनपदों में हरिद्वार का जो प्रतिशत है वो बेहतर रहा है। और कहा जा सकता है कि जो प्रयास थे प्रशासन के और प्रत्याशियों के, वो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रंग लाई है। आपने देखा है कि उत्तराखंड में कई जिले ऐसे भी हैं जहां का परसेंटेज कोई खास बेहतर नहीं है, लेकिन हरिद्वार सबसे बेहतर है। आपने देखा है कि कोरोना काल के चलते प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि कोरोना काल को भी देखना था, लोगों की जान भी बचानी थी और वोट परसेंटेज में इजाफा भी लाना था। तो तमाम जो अगर हरिद्वार की बात की जाए तो सुबह 8 बजे से ही यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी, धीरे धीरे और चुनाव होते रहे। उसी क्रम में शाम 6 बजे तक हरिद्वार में बेहतरीन चुनाव का परिणाम आया है। और यही नहीं है, प्रशासन के साथ साथ जो प्रत्याशी है उनका भी एक अच्छा सहयोग रहा है। आपने देखा है कि बीते दिनों से लगातार ही प्रत्याशी हो या चुनाव आयोग की टीम हो, लगातार ही घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो 11 विधानसभा है और 11 विधानसभाओं में इस बार 110 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। और सभी प्रत्याशी मेहनत के साथ लोगों से अपील कर रहे थे कि आप घरों से निकले, लोकतंत्र का हिस्सा बने और अपने मत का प्रयोग करके लोकतंत्र को मजबूत करें। तो यही वजह है कि उत्तराखंड का जो परिणाम है वो बेहतर रहा है। हालांकि तरफ से भी इस बार जो परिणाम है वो बेहतर रहा है। जी बिल्कुल, काफी अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहेगा, संजय और रोहित। फिलहाल इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पिछले दिनों उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में नई सरकार बनते ही इस दिशा में कवायद की जाएगी। सीएम के इस बयान के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की घोषणा की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अधिकार केंद्र के पास है, न कि राज्यों के पास। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। गोवा में भी भाजपा ने ये करके दिखाया। देखिए, कांग्रेस को तो कोई भी ऐसा काम जो देश को एकजुट रखता हो, एक सूत्र में पिरोने का काम करता हो, उससे ऐतराज है। और कांग्रेस ने हमेशा इस कानून का, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हमारा रहा हो, चाहे 370 का रहा हो, हमेशा विरोध किया। ये तीनों जो है हमारे मुख्य एजेंडे में थे, हमारे केंद्रीय एजेंडे में थे। 2 हमने पूरे कर दिए और तीसरे को भी पूरा करके दिखाएंगे। कांग्रेस निश्चित रहे, जिस प्रकार हमने राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा दिया, जिस प्रकार हमने 370 हटा दी, उसी प्रकार हम सिविल कोड भी जो है लागू करके दिखाएंगे। हमने गोवा में लागू किया है, उत्तराखंड में भी लागू होगा। और सरकार के गठन के तुरंत बाद हम एक हाई पावर कमेटी का गठन करने जा रहे हैं, जिसमें न्यायविद होंगे और निश्चित तौर पर वो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम उत्तराखंड में भी इसको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री इलेक्शन से बाहर है, सिविल कोड सेंटर का इश्यू है। मेरी समझ में मुख्यमंत्री जी अब कुछ भी कह दें लोग, तो जैसे पहले मुख्यमंत्री थे, इनसे पहले आपके इशारे से बारिश कर देते थे, बादल इधर फाड़ देते थे। ये कुछ भी करने को तैयार है। जो कहते हैं आज पहले टाइम उत्तरकाशी में छीन नहीं आई, ये कुछ भी कह देंगे, इन्हें कोई मतलब नहीं। मतलब कोई गंभीरता नहीं, कोई सीरियसनेस नहीं है। तो स्टेट का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। तो मैं नहीं समझता कि किस तरह की बातें क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स के पूछ लो, अगर नहीं नॉलेज है तो।
चलिए रोहित और संजय से बातचीत कर लेते हैं। रोहित, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग लगातार उठती आई है, लंबे अरसे से इसके बारे में बात चल रही है और अब वोटिंग के बाद एक और नया मुद्दा इसको बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। बिल्कुल, लेकिन नीतीशा ने कई बार कई मंचों से इस बात की घोषणा की है कि अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आती है तो सबसे पहला काम शपथ ग्रहण के बाद जो होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें तमाम उत्तराखंड के प्रबुद्धजन होंगे, रिटायर्ड न्यायाधीश होंगे, रिटायर्ड फौजी होंगे और उनसे चिंतन मंथन करने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा और जल्द से जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि ये स्टेट का मसला नहीं है, ये केंद्रीय स्तर का मसला है, राज्य सरकार क्यों ऐसा कर रही है। और उधर उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों से कहा है कि अपने अपने प्रदेशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए ताकि सभी जाति संप्रदाय धर्मों के लोगों के लिए समान कानून हो, सबको समान हक मिल सके। और इसी दिशा में जो है गोवा के बाद अब उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। लगातार इसको लेकर राजनीति हो रही है और अब देखते हैं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है, क्या ये लागू होता है या फिर कांग्रेस के हाथ सत्ता लग जाती है। अब 10 मार्च का इंतजार करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। संजय, एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री बता रहे हैं कि अगर सरकार आई तो हम ये करेंगे, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बता रहे हैं कि सरकार आई, मैं सीएम बना, मैं आया तो हम ये करेंगे। दोनों ही पार्टियां अभी भी जनता को लुभाने में अभी भी जुटी हैं। वोटिंग तो हो चुकी है। देखिए नीतीशा, सभी राजनीतिक दल अपने अपने वादे कर रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की सत्ता की चाबी इस बार उनके हाथों में है। आपने देखा है कि इस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार उत्तराखंड में आती है तो गठियारी पेंशन जैसी योजनाएं महिलाओं तक पहुंचाएंगे। तो वहीं जो वर्तमान मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार दोबारा से रिपीट होती है तो सिविल कोड का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं ये लागू करेंगे। तो तमाम तरह के जो वादे हैं, इरादे हैं, उन्हीं सबके साथ जनता के बीच आने का प्रयास कर रहे हैं। भले ही 2022 के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए उत्तराखंड में, लेकिन जो वादों की और दावों की बौछार है वो देखने को मिल रही है। जी नीतीशा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय और रोहित, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों ही पार्टियां वादे कर रही हैं, अपने इरादे जनता को बता रही हैं। जनता के इरादे क्या थे वो तो अब 10 मार्च को पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।